हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंसू है उसमें साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक जो है आंसू में घुला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साधारण नमक का आपको पता है सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये भी आपको याद रखना है। साधारण नमक को क्या कहा जाता है, सो सोडियम क्लोराइड। और इसे याद रखना है टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि इसे हम खाने में यूज करते हैं इसलिए इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रहता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। वहीं बात करें स्टार्च का, तो जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग यानी कि रस्ट लगती है, कैसे लगती है। तो देखिए, जो लोहे पर जंग लगती है वो फेरिक ऑक्साइड से लगती है, बिल्कुल सही है। जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, बिल्कुल इससे भी लगती है। क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से बिल्कुल लगती है, मतलब आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। इन सभी कारणों से जो याद रखना है, लोहे पर जंग लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखना इंसुलिन की खोज जो है रॉबर्ट बेंटिंग ने की थी। किसने की थी, एफ बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन का प्रयोग याद रखना है कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो पहले ये याद रखना है, ये मनुष्यों के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को, इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज को किस में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। आपको पता है कि हम सब जो खाते हैं खाना, वो बॉडी में किस रूप में स्टोर, मतलब कि रह जाता है, ग्लूकोज के रूप में मिलता है। याद रखना है, हमारे बॉडी में जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हमको एनर्जी मिलता है खाने से। और उसको जब हम स्टोर करते हैं, स्टोर मतलब जब जमा करके रखते हैं, ठीक है, सारे ग्लूकोज को एक जगह जमा कर दीजिए, तो वो बन जाता है क्या, ग्लाइकोजन। और ये बदलने के लिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने के लिए किसका यूज होता है, इंसुलिन का यूज होता है। इसलिए अगर मान लेते हैं कि बॉडी में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इसका कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा होने के बाद ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तभी ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो हमको फिर क्या करना होता है, बाहर से, ठीक है, इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो अगर इंसुलिन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी जिससे डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी को, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो किस विधि द्वारा। तो याद रखना कि जो वनस्पति तेल होता है उससे घी में, यानी कि वनस्पति घी में जो परावर्तित किया जाता है वो हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। वनस्पति तेल को किस में, वनस्पति घी में चेंज करने के लिए किस विधि का हम प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि हाइड्रोजन का यूज होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो देखिए, जस्ता तो आपका मिश्र धातु है नहीं, सीसा भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, ठीक है, ये सब क्या है, एलिमेंट है। तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टील, ठीक है। स्टील जो है दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, दो धातु से मिलकर बना है, ये इसलिए इसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ईंधन गैस का बोला जा रहा है कौन सा नहीं है। तो देखिए, वाटर गैस ईंधन गैस है, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर गैस भी एक ईंधन गैस है। मार्स गैस भी एक ईंधन गैस है, लेकिन जो लाफिंग गैस है यानी कि हार्स गैस, वो कोई ईंधन गैस नहीं, मतलब इससे कोई आग जलाई नहीं जाती है। ठीक है। लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना है, लाफिंग गैस का क्या फॉर्मूला है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है? तो लाफिंग गैस का। ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कहाँ पे होता है? तो पहले हंसाने के लिए इसका यूज होता है, मतलब अगर नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस अगर आप थोड़ी मात्रा में, कितना थोड़ी मात्रा में अगर सूंघ लेते हैं, इसका स्मेल लेते हैं थोड़ी मात्रा में, तो इससे क्या आती है? हंसी आती है। वहीं इसका यूज याद रखना है, दूसरा यूज जो है एनेस्थेसिया के रूप में भी यूज किया जाता है। एनेस्थेसिया मतलब मान लेते हैं किसी बॉडी पार्ट में, ये बॉडी का मान लेते हैं पार्ट है, अगर यहाँ पे मैंने लाफिंग गैस, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में अगर दे दिया, तो ये बॉडी पे अगर कुछ भी मैं कार्य करूँगा, मतलब कुछ भी चीज़ इसका मतलब कुछ भी चुभाऊँगा मान लेते हैं, या ऑपरेशन करेंगे, तो किसी को मतलब बॉडी जिसका भी है उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जिसको एनेस्थेसिया बोला जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन करने के लिए जो है ये सब लाफिंग गैस का मात्रा अधिक मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना है कि लाफिंग गैस अगर कम मात्रा में है, कम मात्रा में है तो ये हंसाता है। ठीक है, कम मात्रा लेने पे, वहीं इसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, किस लिए? एनेस्थेसिया के रूप में। ठीक है, एनेस्थेसिया के रूप में। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जो मार्स गैस है याद रखना, इसे मीथेन गैस भी बोला जाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन गैस को ही मार्स गैस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ये क्या लिखा है? प्रबल मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय मतलब क्या होता है? बेस। क्षारीय मतलब क्या होता है? बेस। क्षारीय ऑक्साइड क्या है? बेस। तो कौन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है? याद रखना है, सोडियम। सोडियम जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है जब ये ऑक्सीजन में जलता है। याद रखना है, सोडियम को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। देखिए, सोडियम जो है याद रखना है, सोडियम हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें ग्रुप 1 में आता है। याद रखना है, ग्रुप 1। ठीक है, ये जो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ठीक 1, इसमें ही आपका क्या आता है? सोडियम आता है। तो याद रखना है, ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है वो सारा याद रखना है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए ग्रुप 1 को हम याद रखना है एल्कली मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। अल्कली मतलब क्या होता है? बेस। अल्कली मतलब क्या होता है? बेस। मतलब ग्रुप 1 में जितना भी मेटल है वो क्या बनाएगा? अल्कली बनाएगा, यानी कि बेस बनाएगा, और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू और भी जो ग्रुप है उसके कंपेयर में ये बहुत ही स्ट्रांग बेस बनाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैदम, फैदम है, तो देखिए फैदम एक यूनिट होता है जिससे हम समुद्र की गहराई को नापते हैं। तो ये एक क्या है? माप है। ठीक है, ये एक माप है जिससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीचर स्केल, यानी कि रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी जानते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है किससे? रीचर स्केल से। और मैंने अभी बताया समुद्र की गहराई को किससे नापेंगे? फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर एक डिवाइस है जिससे समुद्र की गहराई मापा जाता है। और उसी टाइप से वायु की गति किससे नापेंगे? तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, वायु की गति किससे नापेंगे? और शरीर का तापमान किससे नापते हैं? तो थर्मामीटर से, ये आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए जो डायनामाइट है, ठीक है, एक विस्फोटक है
क्या है ये, कि विस्फोटक की तरह इसका यूज़ होता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबल के ही याद में, याद रखना है, नोबल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। नोबल प्राइज़ जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबल के ही याद में दिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने किसका खोज किया था, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का खोज किया था, यानी कि आविष्कार किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। जिप्सम से हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो देखिए नवीनतम अनुसंधान किस किरणों पर हो रहा है जिसका यूज हम चिकित्सा और युद्ध में कर सकते हैं, तो वो है लेजर किरण, ठीक है। लेजर किरण का जो है इस पर बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, क्योंकि इसका अच्छा यूज हम कर सकते हैं कहाँ पे, चिकित्सा और युद्ध में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। उसी टाइप से याद रखना जो एक्स किरणें हैं, ठीक है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी, रॉन्टजन ने। और उसी तरह से याद रखना है गामा किरणें की खोज किसने की थी, तो बैकुरल ने की थी। किसने की थी, बैकुरल ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपको बताना है कि लेजर किरणें की खोज किसने की थी, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा गया, लेजर किरणें की खोज किसने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो देखिए जो रडार है उसमें किस प्रकार की तरंगे यूज किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए जो आकाश हमको नीला दिखाई देता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरण का परिकर्णन होता है। मतलब या क्या होता है, सन से जो लाइट आता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत सारे क्या है, धूल कण हैं। उससे क्या होता है, लाइट जो है डिस्पर्स हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। इसके बिखरने के कारण हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसको परिकर्णन भी कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, परिकर्णन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा। ये जो पिच है एक साउंड से रिलेटेड एक फैक्टर है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए ये जो पिच है, पहले याद रखना है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अब बात आता है कि तेज गति से अगर कोई वाहन हॉर्न बजाता आ रहा है तो समझिएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और इधर से कोई तेज हॉर्न बजाता है, कोई गाड़ी आ रहा है, अब इसकी अपने मेरे तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बताइए इसमें जो है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका आवाज़ बहुत तेज़ आने लगेगा, मतलब इसका आवाज़ जो है, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये बात तो पता चल गया, क्योंकि हॉर्न बजाता कोई अगर पास आएगा किसी आदमी के पास तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो याद रखना है पिच भी क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। पिच बढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर पिच बढ़ता है तो हमको जो आवाज़ है वो पतला, एकदम पतला सुनाई देता है, ठीक है, एकदम तेज़ और पतला सुनाई देता है। जैसे बच्चे सब की जो आवाज़ होती है, महिलाएं की जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो बहुत ही पतला होता है, मतलब उसका पिच अधिक है। पिच अधिक मतलब उसका फ्रीक्वेंसी अधिक है, ठीक है। तो किस तरह डिपेंड करता है ये भी आपको पता चल गया। पिच पहले फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटता है तो पिच घटेगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो पिच क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो, तो उसका पिच क्या होगा, अधिक सुनाई देगा, ठीक है, अधिक सुनाई देगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है उसको जलाकर, ठीक है, जलाकर इसको चेक किया जाता है कि कोई वस्तु सूती है या ऊनी है। चलिए नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कोई बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है, इस पर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका जो गलनांक है, गलनांक क्या होता है, गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट कितने टेम्परेचर पे कोई करता है वो उसका गलनांक है। तो हम सबको पता है कि जो बर्फ़ है वो कितने पे मेल्ट करता है, ठीक है।
आपको पता है बर्फ़ कितने पे मेल्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 पे ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि इसका गलनांक दाब बढ़ाने पे क्या होगा, तो याद रखना दाब बढ़ाएंगे तो इसका गलनांक घट जाएगा। मतलब 0 डिग्री पे जो होता था वो अब माइनस में कहीं 15 डिग्री, ठीक है, जितना भी दाब बढ़ाएंगे उसके हिसाब से माइनस में ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। तो याद रखना है दाब बढ़ाने पर बर्फ़ पे उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कि उष्मा के द्वारा ये बुरे अवशोषक होते हैं। तो याद रखना, देखिए जो सफ़ेद कपड़ा है, ठीक है, वाइट कपड़ा, तो वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। जैसे सन का लाइट आता है, ठीक है, तो वो सन के लाइट को फिर क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, उल्टा उसको लौटा देता है। बात समझिएगा। जैसे ये वाइट कपड़ा है, सन का लाइट आया, फिर से इसको क्या करेगा? वापस भेज देगा। जैसे आया फिर से वापस भेज देगा। तो ये अच्छा रिफ्लेक्टर है, मतलब अच्छा ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। और दूसरा बोल सकते हैं कि बुरा अवशोषक है। अवशोषक मतलब ये एब्जॉर्ब लाइट को बहुत कम करता है, मतलब ज़्यादा नहीं करता है, बहुत बुरा अवशोषक है। तो इसलिए उष्मा के ये बुरा अवशोषक है, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनने पर गर्मी में, ठीक है, तो याद रखना गर्मी कम लगता है, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो गर्मी कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। या ऑप्शन अगर ये रहता उष्मा के अच्छे रिफ्लेक्टर, तो वो भी राइट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन से हैं? तो देखिए लोहा पानी में डूब जाता है, तो ये तो सही है। लकड़ी पानी में डूब पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है, ठीक है। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि याद रखना है जो पानी होता है, ठीक है, पानी पानी में याद रखना अगर पारा दें, ये मान लेते पारा है, ठीक है, ये डूब जाएगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि पारा का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। पारा का जो घनत्व है वो किससे ज़्यादा होता है? पानी से। मतलब पारा भारी होता है, इसलिए ये डूब जाएगा पानी में। तो यहाँ तक पारा पानी पे तैरेगा, तो ये तो होता नहीं है, और हमको गलत कथन चुनना था, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं याद रखना है कि अगर पारा है, ठीक है, मान लेते ये पारा है, ठीक है, अगर इस पर आप लोहा दे दें ना, लोहा मान लेते ये लोहा है, तो ये इस पर तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि लोहा का जो डेंसिटी है वो कम होता है पारा से, ठीक है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज़ किसी पे तैरता है ना, जो भी चीज़ किसी पे तैरता है, तो उसका तैरने का रीज़न ही यही है कि उसका डेंसिटी कम है। किससे कम है? जिस पे वो तैर रहा है। मान लेते हैं कि ये अगर लोहा है, लोहा अगर पारा पे तैरता है, तो लोहा का डेंसिटी क्या है? कम है। किससे? पारा के डेंसिटी से। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो सभी को पता है संतरे खट्टे होते हैं, और जितने भी खट्टे फल हैं उसमें एक ही विटामिन है, विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी होता है संतरे में, आपको याद रखना है। बहुत सारे विटामिन होते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो सी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है। तो देखिए जो चमगादड़ है, याद रखना है, वो अंधेरे में भी उड़ता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि चमगादड़ जब उड़ता है तो वो एक वेव, क्या वो एक वेव जो है अपने साउंड के फॉर्म में निकालता है, और वो कौन सा वेव है? अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जो है चमगादड़ निकालता है, और ये बहुत तेज़ चलता है। तो ये क्या होता है, मान लेते कोई भी अगर दीवार है और यहाँ पे ये जा रहा है चमगादड़, तो ये वेव निकालेगा, और वेव निकालने के साथ ये वेव टकरा के वापस किसके पास आ जाता है? चमगादड़ के पास। तो चमगादड़ इसे डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो जो भी आपका आगे में दीवार है, ये कुछ भी पेड़ पौधा है, वो कितना दूर है, और आगे जाके कितना हमको रिटर्न हो जाना है, ठीक है, कितने टाइम के बाद रिटर्न हो जाना है, वो सब चमगादड़ को पता चल जाता है। इसलिए जो है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। रीज़न क्या हुआ? क्योंकि वो एक अल्ट्रासोनिक वेव जो है अपने मुंह के अंदर से निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो देखिए एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो याद रखना है बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल याद रखना है इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है, ना तो निहारिकाएँ हैं, ना उल्काएँ हैं, ना सूर्य के धब्बे हैं, ठीक है। ब्लैक होल इनमें से कुछ नहीं ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो देखिए जल में जो अस्थायी, यहाँ पे क्या है, अस्थायी कठोरता का कारण होता है, याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये अस्थायी कठोरता का कारण होता है। वहीं पे अगर आता है वो अस्थायी कठोरता का कारण तो हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो याद रखना है वो अस्थायी कठोरता का कारण है, लेकिन अगर जल में अस्थायी कठोरता है तो कैल्शियम क्लोराइड इसका कारण होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कैलोरी का मापन इकाई क्या है? मतलब यहाँ पे देखिए उल्टा यहाँ पे लिख दिया है, कैलोरी जो है वो किसको मापता है, किसका मापन इकाई, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो कैलोरी में याद रखना है ऊष्मा को मापा जाता है, ठीक है। ऊष्मा किस में मापा जाता है? कैलोरी में। तो ये कैलोरी में मापा जाता है, याद रखना है ऊष्मा को, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।